नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले बिना देर की नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यूएई क्राउन प्रिंस दिल्ली पहुंचे। इंडिया एआई समिट 2026 में भागीदारी, भारत यूएई टेक सहयोग पर जोर। असम चुनाव में बड़ा बदलाव, बड़े फॉन्ट में नाम नंबर, ईवीएम पर दिखेंगे उम्मीदवारों की रंगीन फोटो, वोटिंग और आसान। आईपैक भारत की प्रमुख राजनीति रणनीति समेट, डिजिटल और डेटा आधारित चुनावी अभियान, विशेषज्ञ राजनीतिक पार्टियों के लिए तकनीकी प्रचार समाधान। अमेरिका में रहने वाली एक एनआरआई महिला को प्रेम जाल में फंसाया, सऊदी अरब बुलाकर करवाया धर्म परिवर्तन, ऑनलाइन की शादी, लाखों रुपए सोना और फ्लैट हड़पा। सूरत के डिंडोली इलाके में खूनी झड़प, 2 मजदूर बने एक दूसरे के खून के प्यासे, सिटी बस से उतरने की बात को लेकर शुरू हुआ विवाद। अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे। राजधानी में उनके आगमन पर केंद्रीय संचार राज्य मंत्री प्रेमासानी चंद्रशेखर ने उनका औपचारिक स्वागत किया। इस दौरे को भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग के तौर पर देखा जा रहा है। समिट में एआई से जुड़े वैश्विक मुद्दों, निवेश और साझेदारी पर चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही थी, जो कि पूरी तरीके से होती हुई नजर आई है। असम में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा पर सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इस बार ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो दिखाई जाएंगी और उनके नाम और सीरियल नंबर बड़े फॉन्ट में दिखाए जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि हमने हर पोलिंग सेंटर पर 1200 वोटर्स की लिमिट भी तय की है। पहली बार असम में वोटर वोटिंग सेंटर के एंट्री पॉइंट पर अपने मोबाइल फोन रख पाएंगे। नए इनिशिएटिव्स की बात है। जैसा हम लोगों ने आपको बताया, आसाम में नए इनिशिएटिव्स के तौर पर पहली बार मतदाताओं को ये मौका मिलेगा कि मोबाइल घर पर छोड़ने जाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से पोलिंग स्टेशन के दरवाजे तक पहुंचें और बाहर मोबाइल फोन आप रखने के बाद अंदर जाके वोट करें और आ जाएं। ये काफी मांग रही थी पहले से, तो चुनाव आयोग में ये निर्णय हुआ कि ये हमें सुविधा प्रदान करनी चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ते हैं वो भी एक बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो कई बार उनकी शिकायत आती थी कि जो हमारा फोटो लगता है वो इतना पुराना होता है या ब्लैक एंड व्हाइट में होता है कि हमारे मतदाता हमको पहचान ही नहीं पाते हैं ईवीएम में। तो उसको दूर करने के लिए कैंडिडेट्स के लिए पहली बार कलर्ड फोटो का इस्तेमाल होगा आसाम में, और साथ ही साथ ईवीएम में जो सीरियल नंबर होता है और जो नाम का फॉन्ट होता है वो भी बड़े अक्षरों में होगा। पहली बार आसाम में 1200 इलेक्टर्स की एक लिमिट लगाई गई है, जिससे कि मतदाताओं की क्यू में बहुत ज्यादा लोग न लगें, ज्यादा देर वेट न करना पड़े, और खास तौर से जब शाम को मतदान खत्म होता है तो वो भीड़ कम से कम रहे। पहले एक ये भी विषय आता था कि राजनीतिक दलों को मतदान केंद्र से बहुत दूर बैठा दिया जाता था, तो वो लोग कई बार मतदाता गलत बूथ में न चला जाए, कई बार मतदाता को रास्ता बताने के लिए जो वो स्वयं एफर्ट करते हैं, इसलिए वो 100 मीटर के दायरे तक अपनी टेबल लगा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी से जुड़े रेड मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ममता बनर्जी सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल कर उन राज्यों में हथियार के तौर पर उसे उपयोग कर रही है जहां विपक्ष की सरकार है। वहीं केंद्रीय एजेंसी ने पलटवार करते हुए कहा कि हम किसी के हथियार नहीं हैं और बंगाल में ममता बनर्जी ने, उनकी सरकार ने हमें धमकाया है। दोनों पक्षों की बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये साफ होना चाहिए कि किसका हथियार किसे बनाया जा रहा है और आखिर किसे धमकाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को अब 18 मार्च तक टाल दिया है। इससे पहले 3 फरवरी को सुनवाई टाली गई थी। उल्लेखनीय है कि 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा ईडी की जांच में बाधा डालना एक गंभीर मामला है। सूरत से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्यार और भरोसे के रिश्तों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका में रहने वाली एक एनआरआई महिला को सूरत के G3 शोरूम के सेल्समैन ने पहले दोस्ती में फंसाया, फिर सऊदी अरब बुलाकर धर्म परिवर्तन कराया, ऑनलाइन शादी की और बाद में लाखों रुपए सोना और फ्लैट हड़प लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी ने महिला के नाम से अमेरिका में ऑनलाइन गन तक मंगवा दी। 40 वर्षीय मूल रूप से गुजरात की रहने वाली हैं महिला और तलाक के बाद अपनी बेटी के साथ अमेरिका में रह रही थी।
साल 2024 की शुरुआत में उन्होंने सूरत के घोड़दौड़ इलाके के G3 शोरूम से ऑनलाइन कपड़े मंगवाए। उसी शोरूम में काम करने वाले एजाज सलीम पटेल ने उनका मोबाइल नंबर हासिल कर लिया और मैसेज के जरिए संपर्क बढ़ाया। जनवरी 2024 में हिनल जब हैदराबाद आई तो एजाज उनसे मिलने पहुंचा और फ्लैट की चाबी अपने कब्जे में ले ली। इसके बाद अप्रैल 2024 में वो महिला को सऊदी अरब ले गया, जहां कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कर उनका नाम इकरा रखा गया और मई में ऑनलाइन निकाह कर लिया गया। निकाह के बाद आरोपी ने अमेरिका जाने का दबाव बनाया, लेकिन वीजा नहीं मिलने पर उसने पैसों की डिमांड शुरू कर दी। आरोप ये लग रहा है कि धमकी देकर 60 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए गए, साथ ही साथ 18 तोला सोने के गहने और हैदराबाद का करीब 50 लाख का फ्लैट भी अपने कब्जे में ले लिया। मामला तब खुला जब आरोपी ने महिला की ईमेल आईडी हैक कर उनके नाम से अमेरिका में ऑनलाइन गन ऑर्डर कर दी। यूएस पुलिस जब घर पहुंची तो महिला के होश उड़ गए। इसके बाद अमेरिका से महिला ने अपने भाई को मेल कर पूरी जानकारी दी। भाई ने सूरत के लालगेट थाने में शिकायत दर्ज कराई। लालगेट पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी एजाज सलीम पटेल को गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर रिमांड कर पूछताछ जो है वो अभी की जा रही है। जांच में सामने आया कि आरोपी पहले से शादीशुदा है। प्यार, धर्म और भरोसे के नाम पर रची गई इस पूरी साजिश की परतें अब पुलिस एक एक कर खोल रही है। सूरत के डिंडोली इलाके में मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते खूनी झड़प का रूप ले लिया। सिटी बस से उतरने के बाद को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दो मजदूर एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। हाथों में ईंट और पत्थर लेकर दोनों एक दूसरे पर हमला करते रहे और हैरानी की बात यह रही कि आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने देखते रहे। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल डिंडोली पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीरें सूरत शहर के डिंडोली इलाके की हैं, जहां सिटी बस से उतरने की मामूली बात पर दो मजदूरों के बीच कहासुनी शुरू हुई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच जमकर हाथापाई होने लगी। कुछ ही पलों में दोनों ने ईंट और पत्थर उठा लिया और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार किए। लहूलुहान हालत में भी दोनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और सड़क पर ही खूनी झड़प जारी रही। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की। कुछ लोग मदद करने की बजाय मोबाइल से वीडियो बनाते हुए नजर आए। अब ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर पुलिस आगे की जांच कर रही है। उपलेटा से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां प्रशासन ने गनूर गांव में सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। उपलेटा तहसीलदार और प्रशासन की संयुक्त टीम ने 5 बुलडोजर और 5 रोटावेटर की मदद से गैर कानूनी बाड़ और खेती को हटाकर जमीन खाली कराई है। इस अभियान में धोराजी के डिप्टी कलेक्टर, रेवेन्यू स्टाफ और पुलिस बल भी मौजूद रहा। कार्यवाही के दौरान सरकारी जमीन नंबर 784 से करीब 300 बीघा जमीन मुक्त कराई गई, जिसकी बाजार कीमत लगभग 17 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। प्रशासन की माने तो नोटिस देने के बावजूद जमीन खाली नहीं की गई थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। विरोध करने वालों पर 4,42,030 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन ने साफ किया कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा या खेती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। तालुकाना गणोट गामे सरकारी खराबाना रेवन्यू सर्वे नंबर 784 पैकीनी 48 हेक्टर जमीन के जे आशरे 300 वीघाथी वधारे जमीन थाय एमां कुल 31 दबाणदारोनुं दबाण मालूम पड़ेल हतुं। જે અન્વયે જમીન મહેસૂલ અધિનિયમની કલમ 61 મુજબ ધોરણસર કેસ ચલાવી અને નિયમાનુસાર કલમ 202 ની નોટિસ આપી, તેમ છતાં આ દબાણ દૂર કરવામાં ન આવતા આજરોજ 5 જેસીબી મશીન અને 5 રોટાવેટર મશીનથી આ દબાણો દૂર કરવામાં આવેલ છે। આ દબાણોમાં ખેતી વિષયક દબાણ હતા, ઉપરાંત વાડા કરવામાં આવેલ હતા અને મકાનો પણ બનાવવામાં આવેલા હતા, જે તમામને દૂર કરવામાં આવેલ છે। જે ખેતી બાબતના દબાણ હતા એમાં વાવેતર હતા તે કેવી રીતે દૂર કરાયું? ખેતીના જે વાવેતર હતા એમાં રોટાવેટર મશીન ફેરવી અને આ તમામ પાક દૂર કરવામાં આવી અને જમીન ખુલ્લી કરવામાં આવેલ હતી। આ કામગીરી ઉપરાંત આ દબાણદારોને કુલ 4,42,000 જેવી રકમનો દંડ પણ કરવામાં આવેલ છે, જેની પણ અમે વસૂલાત કરશું। આ કામગીરીમાં અમારી કચેરીના નાયબ મામલતદાર, તલાટી, ધોરાજી ડેપ્યુટી कलेक्टर साहब तथा उपलेटा पुलिस स्टेशन स्टाफ द्वारा। गुजरात मॉडल और विकास के दावों के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हैरान कर देने वाली है। वलसाड जिले के कपराड़ा तालुका के बारपुड़ा गांव में आज भी लोग
पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। आजादी के दशकों बाद भी यहाँ ग्रामीणों को अपनी प्यास बुझाने के लिए खुद कुआं खोदना पड़ रहा है। जल से जल और डिजिटल युग की बातों के बीच हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। बारपुड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले घूरापाड़ा और कुहेलपाड़ा फलिया में करीब 500 से अधिक लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पीने के पानी की कोई स्थायी व्यवस्था ही नहीं। गर्मी की शुरुआत से पहले ही जल संकट गहराने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। थक हार के ग्रामीणों ने खुद ही समाधान निकालने का फैसला किया। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी फावड़ा और तसला लेकर जंगल क्षेत्र में कुआं खोदने में जुट गए। यह दृश्य बताता है कि विकास के दावे जमीन पर कितने अधूरे हैं। मारो नाम वसंतभाई जीपरभाई जोगारे गाम बारपुड़ा कोइलपाड़ा फळियो અમે આ દુરાપાડા ફળિયામાં અમારે કામ અહીંયા કૂવો છે, આમાં થોડું ઉપર પાણી હતું। અમને છે ને આ અહીંયા 4-5 ઘેર છે, અહીંયા 15-20 અહીંયા દુરાપાડામાં 60-70 ઘેર છે, કોઈલપાડામાં 25-30 ઘેર છે। પણ અમને કોઈલપાડાથી બી નદીમાં પાણી લાવવા પડે। એ લોકોને બી થોડાક લોકોને છે ને અડધોથી 1 કિલોમીટર પાણી દૂર લેવા જવા પડે। તો અહીંયા કૂવા તો બનેલા છે, પણ તેમાં પાણી નહીં, તે પાછા 1-1 કિલોમીટર દૂર છે। આ અત્યારે છે અમને અડધો કિલોમીટર, આ અમને બી કોઈને 1 કિલોમીટર અહીંયા પાણી છે ડુંગર પર। પણ સરકારને અમે રજૂઆત કરીએ પણ કોઈ ધ્યાન નહીં આપે, એટલે અમે પછી પોતાના ફાળો આમ 1000-1500 રૂપિયા જે યથાશક્તિ કોઈ બી આપે તો 20-25 હજાર રૂપિયા ભેગા કર્યા। હમણાં કૂવો ચાલુ કરેલો છે અમે, તો આ પાણી 10 ફૂટ પર લાગ્યું। અને અત્યારે લોકો બધા ગરીબ, હમણાં હોળીની સિઝન નજીક આવી, બધા લોકો કામ પર ગયા, અમને પાણીની તકલીફ, હમણાં પાણી અમને છે દૂર લેવા જવા પડે। તો હોળીના અમે કામ પર નાસિક કે વાપી નહીં ગયા, અહીંથી હમણાં કૂવો ખોદવા લાગ્યા, કારણ કે પછી સરકાર બી ધ્યાન નહીં આપે। એટલે અમે છે ને આ અમારા લોકફાળા તરીકે 10-14-15 જણા ભેગા થઈને આ કૂવો ચાલુ કરેલો છે। जनसंख्या तो અહીંથી લગભગ 500-600 છે બે ફળિયાની। અમને તો આ જ માંગ કે સરકારે છે ને આ જે પાણીની સમસ્યા છે, આ સમસ્યા દૂર કરવા જોઈએ। હમણાં અમારે દમણ ગંગાનું પાણી છે, પાઇપલાઇન અહીંયા લખાયેલી છે, 2 વર્ષ થયા આજ સુધી પાણી છે ને, ગયા વર્ષે 2-3 વખતે પાણી આવ્યું, પછી 2-4 દિવસ આવે ને બંધ થઈ જાય। તો હમણાં વર્ષથી પાણી પેલું દમણ ગંગાવાળી બી નથી, પેલી બી ચાલુ નહીં મળે ને અહીંથી કોઈ નજીકથી અમને કંઈ માર્ગ જ નહીં મળે કે અમે કેવી રીતે પાણી લાવીએ। મોટરની સગવડ નહીં મળે કે કૂવાની। હમણાં અહીંથી દોરાપાડાવાળાને બી મે માસમાં નદીમાં જવા પડે, અહીંથી લગભગ 1.5 કિલોમીટર નદી આવે। અમને બી આ કોહિલપાડા અહીંયા અમારા આ કૂવો બનતો છે, અહીંથી લગભગ અડધો કિલોમીટર કૂવો છે, અમને બી ત્યાંથી અડધો કિલોમીટર નદીમાં જવા પડે। હમણાં અહીંયા એક ફળિયું છે, અહીંયા 10-15 ઘેર અહીંયા છે, એ લોકો બી દોરાપાડાના જ બધા, એ લોકોને બહુ પાણીની તકલીફ। તો બધા આ અહીંયા દેખાય છે, આમાં આ ખાડો હતો, આ ખાડામાંથી પાણી અમે ભરતા હતા। અત્યારે સરકારને રજૂઆત કરી પણ કોઈ નહીં, એટલે અમે પોતે લાગ્યા। कपराड़ा जैसे दूरस्थ इलाकों में आज भी पानी जैसी मूलभूत जरूरत के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। सवाल ये है, क्या प्रशासन अब जागेगा या स्थायी समाधान निकलेगा, या फिर हर साल की तरह इस बार भी ये गांव प्यासा ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। सहारनपुर की नदीम कॉलोनी स्थित राशन दुकान संख्या 145 पर काला बाजारी के गंभीर आरोप लगे हैं। कार्ड धारकों का कहना है कि अंगूठा लगवाने के बाद भी उन्हें पूरा राशन नहीं दिया जाता, माल खत्म होने का बहाना बना दिया जाता है। एक 50 सेकंड का वीडियो जो है वो सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर सरकारी राशन के कट्टे स्कूटी पर ले जाते हुए दिखाए जा रहे हैं। आरोप है कि पहली खेप बाजार में बेच दी जाती है, बाद में औपचारिक वितरण किया जाता है। फिलहाल जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह ने मामले की जांच और कार्यवाही का आश्वासन दिया है। अशरफ अली, आपका भी कार्ड होगा यहाँ का? हाँ, मेरा यहीं का। तो क्या समस्या है? 3 महीने हो गए, दे ही नहीं रहा सब। अच्छा, क्यों? बस क्यों कहे कि तेरे नाम कट गए।
अच्छा, अंगूठे लगवा लेता है क्या हाँ, ऐसे? अंगूठा लगवा रखा, दिया ही नहीं। अच्छा पिछले महीने का भी लगवा रखा, अच्छा, राशन नहीं मिलता। राशन दिया ही नहीं। जिसका रह वो यहाँ तो सुबह बहुत बढ़िया वाली भीड़ थी। यहाँ तो तुम अगर सुबह आते सुबह के टाइम हमें जाके चले गई सारी औरत रोज हमें चले जावे, रोज हमें बेचारे चले जावे। परेशान हो चली जाए। मेरा नाम शायद क्या समस्या आ रही है? ये भी ये अंगूठा लगावे और के अच्छा, अंगूठे लगवा लेता पहले? ये भी यही। अच्छा, आता नहीं फिर? ना फिर नहीं आता, फिर तो जो है राशन ही खत्म मिले। ठीक, क्या नाम है आपका? आप यहाँ पे राशन लेते हैं? अंगूठे लगवा मिल गया राशन? क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या हुआ? ये आया था, बीच में राशन नहीं था उसके पास। अच्छा, बीच में राशन नहीं था? हाँ। अच्छा, अभी बोला 18 तारीख लिख रखा था, अन्य ट्राली वाले बोले कल देगा जो। अच्छा, अंगूठे लगवा ली क्या पहले ने? नहीं, अंगूठा हमारा तो लगा नहीं। अच्छा, भी लगा आपका? हाँ। ठीक है, ठीक। अहमद अली। कहाँ के, यहीं के रहने वाले आप? जी। राशन कब से नहीं मिल पा रहा आपको? मेरी तो घरवाली का इंतकाल हो गया था। मैंने जो है ये इसे राशन कार्ड दिखाया, दे रहा था, ये देते थे, बंद कर दिया इनने। मैंने सभी टिकट भी बनवा लिया था नगर पालिका से, तो इन्होंने अब ये दे नहीं रही है। कब से नहीं मिल रहा राशन आपको? मुझे हो गए 5-6 महीने हो गए है जी। मैंने वो दूसरा राशन कार्ड भी बनवा के दिया इसे, फिर भी नहीं मिल रहा। वो कागज इसी पे रखे हैं। लगातार खुल रहा? इंस्टाग्राम नहीं है। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पर? राशन लेने आए थे? क्या हुआ? राशन ले लिया, 5-6 दफा आ लिया, मिलता नहीं राशन। अच्छा, हाँ। राशन जिस तरह से चल रहा है, पर ये बांटेगा बांट ले रहा। कितने दिन से चक्कर लगा रहे हैं आप? आज मेरे ख्याल के 7-6 दिन हो गए। अच्छा, हाँ, रोजाना चक्कर लगा रहे, मिलेगा। पहले भी कभी ऐसा हुआ राशन ना मिला हो आपको? मिल तो रहा हर महीने, लेकिन लेट मिले, बहुत ज्यादा, बहुत लेट मिले। अच्छा, चक्कर मार दें घड़ी घड़ी। अच्छा, इस महीने नहीं मिला ना, अभी तक नहीं मिला। चक्कर मार रहे रोजाना, कल भी आए, परसों भी आए। मुंगेर से एक बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से नक्सल गतिविधियों से प्रभावित रहे जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सरकार द्वारा 3 लाख रुपए के इनामी और सक्रिय सशस्त्र नक्सली दस्ते के 60 नक्सली कांडों में वांछित स्पेशल एरिया कमांडर सुरेश कोड़ा ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस आत्मसमर्पण के साथ ही प्रशासन ने मुंगेर को पूरी तरह नक्सल मुक्त होने का बड़ा दावा किया है। नक्सली स्पेशल एरिया कमेटी के कमांडर और कुख्यात नक्सली सुरेश कोड़ा ने पुलिस केंद्र मुंगेर में डीआईजी मुंगेर, एसटीएफ डीआईजी, डीएम मुंगेर और वरीय अधिकारियों की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया। मुंगेर पुलिस और बिहार एसटीएफ के लगातार अभियान, दबिश और सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर उसने मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया। आत्मसमर्पण के दौरान सुरेश कोड़ा ने एक AK-47, AK-56, 2 इंसास राइफल, 505 जिंदा कारतूस पुलिस को सौंपे। बताया जा रहा है कि वो करीब 60 आपराधिक और नक्सली मामलों में फरार चल रहा था और लंबे समय से मुंगेर की पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में सक्रिय था। पिछले 25 सालों से फरार 60 नक्सली कांडों में फरार सुरेश कोड़ा ने आत्मसमर्पण करने के बाद लोगों से क्षमा तक मांगी और माफी मांगते हुए कहा कि आप सभी की मदद से अब हम वापस नक्सल कमेटी में नहीं जाएंगे। साथ ही साथ एसटीएफ जिंदाबाद के नारे भी वहां लगाए गए। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। और मुंगेर नक्सल मुक्त जिला घोषित हुआ है आज, इसके साथ पूरा बिहार। इसके लिए मैं पूरी एसटीएफ की टीम को, हमारे आदरणीय डीआईजी सर को और हमारे एसपी साहब को और पूरे प्रशासन को बधाई देता हूँ। काफी अच्छी चीज हुई है, सुरेश कोड़ा जी ने आत्मसमर्पण किया और उसी के साथ जो दिक्कतें आप लोगों की थी वो समाप्त हुई। जिला प्रशासन की तरफ से मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि जो भी बिहार सरकार और केंद्र सरकार की जन कल्याण की योजनाएं हैं उसका लाभ आपको 110% मिलेगा और उसके लिए हम लोग पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। आज का जो भारत है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बिहार को लेकर के विजन है कि जो विकास है समाज के हर एक तबके में, उसका लाभ उसको मिलना चाहिए। ये उसी कड़ी का आखिरी और मजबूत परिणाम था। मुझे बताते हुए यह भी हर्ष हो रहा है कि पूरा पुलिस मुख्यालय, भारत सरकार और बिहार सरकार सबकी मंशा, जिला प्रशासन सहित कि पूरे बिहार को नक्सलवाद मुक्त कराया जाए, इसमें बहुत सहयोग मिला है। अब इसमें एक बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये पूरा लीड एंड ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट के रूप में ये जिला रहा है और लीड और ट्रस्ट भारत सरकार ने इसको मार्क किया।
और वो जिला हो गया जहाँ कभी नक्सलवाद और भूल और उग्रवाद हिंसात्मक दौर में चल रहा था। तो उन जिलों में जब धीरे धीरे ग्रेडेड पुलिस रिस्पॉन्स करके उसको लाया जाता है प्लेटफॉर्म पे, वहाँ के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा जाता है, उनके अंदर विश्वास पैदा किया जाता है, उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य या उनका संपूर्ण जो विकास होता है उनका भरोसा देके और उनका विश्वास अर्जित करके उनको आज मीडिया के सामने और पूरे जगत के सामने। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जमानत मिलने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र पूर्णिया पहुंचे। उनके स्वागत के लिए समर्थकों ने फूलों की पंखुड़ियां सजाकर रखी और उनका स्वागत किया। इस दौरान सांसद ने शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, मैट्रिक परीक्षा में किसी भी छात्र के लेट होने पर सरकार को कम से कम 10 मिनट तक प्रवेश की अनुमति देनी चाहिए। सांसद ने प्रदेश में बढ़ती बलात्कार की घटनाओं और नीट हत्याकांड पर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि नींद की गोली देकर छात्रा की हत्या की गई और इसमें कई लोग शामिल हैं। पप्पू यादव ने कहा, अगर न्यायालय नहीं होता तो उन्हें खुद मार दिया गया होता। सीमांचल और कोसी की जनता के बदौलत ही तो मैं इन बेईमान माफियाओं के खिलाफ लड़ रहा हूं। नहीं, ये लोग तो मार दिए होते। न्यायालय ना होता, न्यायालय ही बचा पाई। भैया, इन लोगों की इतनी बड़ी साजिश है, आपको मैं बता नहीं सकता हूं। मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। डर जरूर, ये लोग मरवाना जरूर चाहते हैं। ये कोचिंग माफिया, कुछ कोचिंग माफिया, मेडिकल माफिया और हॉस्टल के मालिक और कुछ नेता मिल करके 7 करोड़ रुपया मरवाने के लिए क्रिमिनल को दिया है। कौन नेता है बताऊंगा, मैं सब कुछ खोलूंगा। मैं खेमका हत्याकांड खोलूंगा, मैं गलत इनकाउंटर जिसके मां का इकलौता बेटा का हुआ वो खोलूंगा, मैं रुपेश हत्याकांड खोलूंगा। पूर्णिया दुनिया के मानचित्र में सबसे ऊपर चला गया। पूर्णिया का विकास दुनिया में सबसे ऊंचाई पर जाएगा। सहरसा जिले के सिमराहा इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब 13 साल के एक बच्चे को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। घायल बच्चे की पहचान अंकित कुमार के तौर पर हुई है, जो अधिवक्ता अनुज कुमार निराला का बेटा बताया जा रहा है। जानकारी की माने तो अंकित अपने भाई के साथ स्कूल से घर लौट रहा था, तभी घर के पास ही बदमाशों ने उसके कान के पास गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल बच्चे को तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी हालत बहुत नाजुक बताते हुए उसे जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा है। चिकित्सकों की माने तो बच्चे की स्थिति बेहद चिंताजनक है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और आसपास लगे निगरानी कैमरों की जांच शुरू कर दी गई है। को दाहिनी तरफ कान के पीछे टेम्पोरल रीजन में लगा है गोली और बायां साइड में आईब्रो के ऊपर फ्रंटल बोन के पास आके अटका हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि रिवॉल्व करके जो गोली लगी है इसका ब्रेन डेड हो चुका है। प्यूपिल दोनों आँख का फैल चुका है, एकदम स्लगिश रिएक्शन है। ये 2 घंटे में भी इसकी मृत्यु हो सकती है, 6 घंटे भी लग सकता है, 24 घंटे में भी मौत हो सकती है, लेकिन बचने की संभावना बिल्कुल नहीं। हम लोग वेंटिलेटर पे डाल दिए हैं। अपने तरफ से जो बेहतर प्रयास हो रहा है कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर रिस्पॉन्स आता है 6 घंटा के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट होगा तभी कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज अभी बचने का कोई। गोली अंदर में ये निकल गई? गोली अंदर में। करीब 13 वर्षीय बालक को एक अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया है। घटनास्थल का मेरे द्वारा निरीक्षकों से निरीक्षण किया और जब अगल बगल लगे CCTV फुटेज के माध्यम से अपराधी को करने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित कर लेंगे। यहाँ पे FSL की टीम भी आ गई है, DIU का टीम भी आ गई है, जो भी हमारा तकनीकी टीम है सब आकर के। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।